Hello and welcome to my channel. Today we will discuss about HAP फर्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसमें हम सेल पढ़ रहे थे, जिसके बारे में मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो भी अपलोड की हैं, जिनमें मैंने आपको बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, वो सब मैंने कवर कर दिया है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे साइटोप्लाज्म और उसके पार्ट्स के बारे में। रिमेनिंग कुछ स्ट्रक्चर सेल के वो भी हम पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है और उसके क्या पार्ट होते हैं। So as you can see, here is the heading cytoplasm. So cytoplasm की definition की अगर हम बात करें, cytoplasm consists of all the cellular contents between the plasma membrane and the nucleus and has two components. तो साइटोप्लाज्म जो होता है बेसिकली न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सेलुलर लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, उनके बीच का जो कंटेंट होता है उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। इससे जो प्रीवियस वीडियो में जहां मैंने सेल का डायग्राम आपसे शेयर किया है, वो मैं इस वीडियो में अभी अटैच कर दूंगी। उसमें मैंने आपको बताया है कि साइटोप्लाज्म कहाँ होता है बेसिकली सेल में। तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, फॉर एन एग्जाम्पल ये कोई सेल है एंड द मिडिल वन इज न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ये है एंड दिस इज न्यूक्लियस, तो इनके न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी कंटेंट होगा वो जाना जाएगा साइटोप्लाज्म के नाम से, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर फर्स्ट है साइटोसोल और नंबर सेकंड है ऑर्गेनेल्स। तो ये दोनों ही टिनी स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन सेल। स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के। Now we will talk about cytosol in detail. So the cytosol intracellular fluids is the fluid portion of the cytoplasm that surrounds organelles and constitute about 55% of total cell volume. तो साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी हम इसको कह सकते हैं। एक फ्लूइड पोर्शन होता है किसका? ऑफ साइटोप्लाज्म का, जो सराउंडेड होता है ऑर्गेनेल से एंड कंटेन करता है 55% 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। Now in the introduction of cytosol, next line is, although it varies in composition and consistency from one part of the cell to another. तो साइटोसोल जो है एक पार्ट से सेल के दूसरे पार्ट तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है और इसका जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकता है। कंपोजिशन एंड कंसिस्टेंसी डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। नेक्स्ट लाइन इज, साइटोसोल इज 75 to 90% वाटर प्लस वेरियस डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड कंपोनेंट। तो साइटोसोल का जो कंपोजिशन है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो 75 से 90% वाटर प्लस है क्या रखता है, वेरियस टाइप ऑफ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड कंपोनेंट्स ये कंटेन करता है। नेक्स्ट है, अमॉन्ग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एटीपी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर देयर। तो वो जो कंपोनेंट्स हैं जैसे डिजॉल्व एंड सस्पेंडिंग कंपोनेंट्स हमने बताए हैं, तो उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो अमॉन्ग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एटीपी, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सभी चीजें होती हैं। तो जनरली एक क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि साइटोसोल में जो प्रेजेंट होते हैं सस्पेंडिंग कंपोनेंट्स वो कौन कौन से होते हैं, उनका नाम आप बताइए। तो आप इन सब चीजों के बारे में इनका नाम आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट लाइन इज, द साइटोसोल इज द साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर ए सेल्स एग्जिस्टेंस। तो साइटोसोल एक साइट है जहां पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो कि सेल को एक तरह से आप कह सकते हो जिंदा रखने के लिए या उसको एग्जिस्ट करने के लिए बॉडी में रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी सेल की रिएक्शंस जो हैं इस साइट पर, साइटोसोल पर परफॉर्म होती है या होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एंजाइम इन साइटोसोल कैटालाइज ग्लाइकोलाइसिस, ए सीरीज ऑफ 10 केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस 2 molecules of ATP from 1 molecule of glucose। तो फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस का एक उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया है, जिसमें क्या है, एंजाइम जो होते हैं साइटोसोल में वो कैटालाइज करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कैटालाइज करते हैं, जो कि एक सीरीज होती है किसकी, 10 केमिकल रिएक्शंस की, और जो प्रोड्यूस करती है 2 मॉलिक्यूल्स ATP के, किससे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से।
तो ग्लाइकोलाइसिस अगर हम आपको अगर बात करें वन लाइन में कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज को, एनर्जी जनरेट होती है। तो साइटोसोल में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम इन साइटोसोल कैटालाइज करते हैं। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आपके लिए आया है एंजाइम, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते भी हो एंजाइम क्या होता है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो एंजाइम इज बेसिकली एक, आप समझते हो, कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन को फास्ट कराने का काम करता है और अपना उसका कोई पार्ट प्ले नहीं करता है, सिर्फ कैटलिस्ट का काम करता है, उसका कोई भी एंड प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है रिएक्शन में। एंजाइम बेसिकली एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक हिंदी में उसको बोलते हैं, उसकी तरह काम करता है। तो एंजाइम इन साइटोसोल, साइटोसोल में जो एंजाइम होते हैं कैटालाइज करते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, या फिर ए सीरीज होती है 10 केमिकल रिएक्शंस की, 10 केमिकल रिएक्शंस की जो प्रोड्यूस करती हैं 2 मॉलिक्यूल किसके, एटीपी के, किससे प्रोड्यूस करती हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ये आप ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन भी है यहाँ पे और एक एग्जाम्पल भी है साइटोसोल कैसे पार्ट प्ले करता है उसके लिए। तो चूंकि ये ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज को, एनर्जी जनरेट होती है और विदाउट एनर्जी सेल के कोई मायने है नहीं, तो इसलिए साइटोसोल जो है एक साइट है केमिकल रिएक्शंस की जो कि रिक्वायर्ड होती हैं सेल की एग्जिस्टेंस के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सो these are specialized structures within the cell that have characteristic shapes. They perform specific functions in cellular growth, maintenance and reproduction. तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं विद इन द सेल, सेल के अंदर, दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप, जिनकी अपने आप में अलग शेप होती हैं और परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं वो फंक्शन, सेलुलर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो ये डेफिनेशन है ऑर्गेनेल्स। सो इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स देयर इज अ सेकंड पैराग्राफ, क्या है, डिस्पाइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन अ सेल एट एनी गिवन टाइम, यानी कि बहुत जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ या मेनी केमिकल रिएक्शन जो कि चल रही हैं सेल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो यहाँ पर देयर इज अ लिटिल इंटरफेरेंस अमंग रिएक्शंस, यहाँ पर एक लिटिल इंटरफेरेंस होता है, डिस्टर्बेंस आप कह सकते हो या फिर चेंजेस आप कह सकते हो, किसमें, अमंग रिएक्शंस में, रिएक्शंस के अंदर, बिकॉज क्योंकि दे आर कन्फाइंड टू डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, क्योंकि दे आर कन्फाइंड टू डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वहाँ पर पार्ट प्ले करते हैं, कन्फाइंड होती हैं वो रिएक्शंस, इसलिए। अगर हम ऑर्गेनेल्स के बारे में और पढ़ें तो इसमें है ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ एंजाइम दैट कैरी आउट स्पेसिफिक रिएक्शन एंड सर्व एज ए फंक्शनल कंपार्टमेंट फॉर स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो बेसिकली ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स, हर एक टाइप का ऑर्गेनेल जो है या अलग जो ऑर्गेनेल्स है कैरी करता है क्या, या उसके पास होता है अपना ओन सेट ऑफ एंजाइम, ओन सेट ऑफ एंजाइम होता है जो कि कैरी करता है, कैरी आउट करता है स्पेसिफिक रिएक्शंस एंड सर्व एज ए फंक्शनल कंपार्टमेंट फॉर स्पेसिफिक, और एक्ट करता है कैसे, एज ए फंक्शनल कंपार्टमेंट, किसके लिए, फॉर स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए। तो यही कारण होता है कि जो इंटरफ्रेंस होता है रिएक्शंस के बीच में वो उसी कारण से होता है क्योंकि हर एक काइंड का ऑर्गेनेल जो है वो अलग तरह का सेट ऑफ एंजाइम कैरी करता है और स्पेसिफिक रिएक्शन वो ड्यू टू हेल्प ऑफ द एंजाइम वो परफॉर्म करता है ऑर्गेनेल्स। तो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स वेरी इन ईच सेल डिपेंडिंग ऑन द सेल फंक्शंस। अब नंबर क्या होंगे और टाइप्स क्या होंगे ऑर्गेनेल्स के, वो वेरी करेंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड करेंगे किस पे, सेल के फंक्शन पे वो डिपेंड करेंगे। तो ये ऑर्गेनेल्स का एक डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन था जो कि पार्ट है साइटोप्लाज्म का, साइटोसोल का भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा ऑर्गेनेल जो होता है, होम्योस्टेसिस जो होता है, हमारे बॉडी का बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करने में भी ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनेल्स। सो इस स्लाइड में मैंने कवर किया है साइटोप्लाज्म एक पार्ट है हमारी सेल का, उसको थोड़ा मैंने उसके पार्ट जो है साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स उनको भी थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं अदर पार्ट्स ऑफ जस्ट लाइक राइबोसोम्स जो हैं उनके बारे में बताऊंगी जो कि सेल के एक पार्ट है। सो हम उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे।
So in the next slide of this video we will cover ribosomes, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी जो सेल के पार्ट्स हैं वो हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। तो सबसे पहले राइबोसोम से क्या होते हैं? दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये साइट्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। आगे क्या है? द नेम ऑफ दीज टिनी ऑर्गेनेल्स रिफ्लेक्ट्स देयर हाई कंटेंट ऑफ वन टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल आरएनए, जिसको कहते हैं rRNA, but each one also includes more than 50 proteins। तो नाम जो है, द नेम ऑफ दीज टिनी ऑर्गेनेल्स, जो नाम है इन छोटे ऑर्गेनेल्स का, टिनी ऑर्गेनेल्स का, वो रिफ्लेक्ट करता है क्या? इनका हाई कंटेंट ऑफ वन टाइप। हाई कंटेंट किसका? वन टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड का, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए यानी कि rRNA। बट ईच वन ऑल्सो इंक्लूड्स, लेकिन हर एक क्या इंक्लूड करता है? मोर देन 50 प्रोटीन्स। मोर देन 50 प्रोटीन्स इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरली ए राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, वन अबाउट हाफ द साइज ऑफ अदर। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो एक राइबोसोम कंटेन करता है दो सब यूनिट, उनमें से एक अबाउट हाफ ऑफ द साइज ऑफ द अदर, एक जो होती है लगभग आधी होती है दूसरे के साइज के, दूसरे दो सब यूनिट में से उनमें से एक जो होती है लगभग दूसरी सब यूनिट के साइज में आधी होती है। सो नेक्स्ट लाइन है द लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स आर मेड सेपरेटली इन द न्यूक्लियोलस। तो द लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो हैं वो बनी होती हैं या मेड होती हैं सेपरेटली, किसमें? न्यूक्लियोलस में। अब ये क्या होता है? नई टर्मिनोलॉजी है ये। तो इसका मतलब है ए स्पेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक स्पेरिकल बॉडी होती है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। वंस प्रोड्यूस्ड the large and small subunit exit the nucleus separately then come together in the cytoplasm। तो जब वो एक बार प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो कि प्रोड्यूस होती हैं किसमें? आर मेड सेपरेटली इन न्यूक्लियोलस। तो जब वो प्रोड्यूस हो जाती है एक बार, तो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट एग्जिट करती हैं, बाहर आती हैं, किससे? न्यूक्लियस से सेपरेटली बाहर आती हैं और देन कम टूगेदर इन द साइटोप्लाज्म, और एक साथ साइटोप्लाज्म में वो आती हैं। नेक्स्ट है सम राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड टू एन एक्सटेंसिवली फोल्डेड मेम्ब्रेन कॉल्ड द ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच होते हैं कहाँ पे? टू द आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। कहाँ पे? आउटर सरफेस किसकी? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की। एंड टू एन एक्सटेंसिवली फोल्डेड मेम्ब्रेन, और एक्सटेंसिवली फोल्डेड मेम्ब्रेन जो कि कहलाए जाते हैं ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So now we will discuss about the definition of endoplasmic reticulum. So here it is. Endoplasmic reticulum ER is a network of membranes in the form of tubules। तो ER जो है एक नेटवर्क है membranes का, किसकी फॉर्म में? tubules की फॉर्म में। नेक्स्ट लाइन है the ER extends from the nuclear envelope to which it is connected throughout the cytoplasm। तो ER एक्सटेंड करता है कहाँ से? फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवलप। कहाँ से? न्यूक्लियर एनवलप से। न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे क्या है? इसका क्या मतलब है? मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस एनवलप बोलते हैं। और ये क्या होता है? एक्सटेंड करता है न्यूक्लियस एनवलप से टू विच, कहाँ पे? इट इज कनेक्टेड, वहां पे जहां पे कनेक्टेड होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो ये ER एक्सटेंड करता है न्यूक्लियस एनवलप से कहां तक? जहां पे वो कनेक्ट होता है पूरे साइटोप्लाज्म में। अब है द सेल कंटेन टू फॉर्म्स ऑफ ER। जो सेल जो कंटेन करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दो फॉर्म कंटेन करती है। द फर्स्ट वन इज रफ ER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द सेकंड वन इज स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो डेफिनेशन हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यानी कि ER का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका डेफिनेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स अटैच्ड to rough ER are ultimately transported to other region of the cell। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं, ज्यादातर जो प्रोटीन होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं किसके द्वारा? राइबोसोम्स के द्वारा। वो कहाँ अटैच होते हैं? वो रफ ER से अटैच होते हैं और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं कहाँ? अदर रीजन ऑफ द सेल, दूसरे रीजन में, दूसरे जगह में सेल के। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं
राइबोसोम्स उनको सिंथेसाइज करते हैं, अटैच होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अदर रीजन में सेल के। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसपोर्ट पाथवे इज थ्रू एन ऑर्गेनेल्स कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है इस ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे रीजन में सेल के में, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट पाथवे का थ्रू ए ऑर्गेनेल्स, एक ऑर्गेनेल्स के द्वारा, क्या कहलाता है? वो कहलाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये डेफिनेशन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज दे जनरेट मोस्ट ऑफ द एटीपी थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करते हैं मोस्ट ऑफ द एटीपी, जो एटीपी होते हैं मोस्ट ऑफ एटीपी जनरेट करते हैं किसके द्वारा? एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन, जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उन रेस्पिरेशन के द्वारा। नाउ नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया आर रेफर्ड टू पावर हाउसेस ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जाने जाते हैं क्या? एज अ पावर हाउसेस ऑफ द सेल, पावर हाउस सेल के। नेक्स्ट है इस सेल में हैव as few as 100 or as many as several thousand mitochondria depending on the activity of the cells। सो सेल की एक्टिविटी क्या है उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो कुछ हो सकते हैं संख्या में 100 तक हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं several thousand तक। ये डिपेंड करता है एक्टिविटी पर, सेल की पर। नाउ नेक्स्ट है एक्टिव सेल्स सच एज दोज फाउंड इन मसल्स, लीवर एंड किडनीज विच यूज एटीपी एट अ हाई रेट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ एक्टिविटी कैसे डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पे? जो हमारी बॉडी में जो सेल्स है, जैसे मसल्स की सेल है, लीवर की सेल्स है, किडनी की सेल्स है, तो ये सारी जो सेल्स हैं वो रेगुलर काम करती हैं, यानी कि वो बिना रुके काम करती हैं। तो इनमें एटीपी का जो कंज्यूम होना है वो ज्यादा है, एटीपी इनमें ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इसमें जो होगा प्रेजेंट जो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रेजेंट होंगे। तो इसी में यही बोला गया है कि एक्टिव सेल्स जैसे कि मसल्स में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, किडनी में पाई जाती हैं, यूज करती हैं एटीपी हाई रेट पर यूज करती हैं, और ये कंटेन भी करती हैं लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, वो कंटेन भी करती हैं काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने कवर कर लिया राइबोसोम्स इस स्लाइड में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब चीजें हमने इस स्लाइड में कवर कर ली हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज parts of the cell in the next slide of this video. So in the last slide of this video, we will talk about the functions of cytoplasm, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi complex and mitochondria. तो लास्ट स्लाइड में इस वीडियो की में हम बात करेंगे इन सभी के फंक्शंस के बारे में, जिनके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है। सो साइटोप्लाज्म या राइबोसोम से जितने भी ये और सेल के पार्ट्स हैं उन सब के फंक्शंस मैंने इनकी जो डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन बताया है उसमें भी मैंने कुछ बताए हैं, बाकी मैं और भी यहाँ पे बता रही हूँ। तो नंबर फर्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन है, साइटोप्लाज्म में चाहे ऑर्गेनेल्स हैं या फिर साइटोसोल्स है, दोनों ही पार्ट हैं उसका, तो उनके मैं कॉमन फंक्शन बता रही हूँ। साइट फॉर मैनी केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर सेल एग्जिस्टेंस। तो एक साइट होती है किसके लिए? मैनी केमिकल रिएक्शंस के लिए, जो सेल को लाइव रखने के लिए, सेल की एक्सिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है साइटोप्लाज्म का वो है इन सेलुलर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सेलुलर ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। तो फर्स्ट फंक्शन है राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन डेस्टिनाइड फॉर इंसिरेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिक्रीशन फ्रॉम द सेल। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स किसके लिए? इंसिरेशन के लिए, किसमें? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सिक्रीशन फ्रॉम द सेल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स और वो है फ्री राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन यूज्ड इन साइटोसोल। तो फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को जो यूज किए जाते हैं साइटोसोल में। नाउ थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है रफ ईआर, उसका फंक्शन क्या है? सिंथेसाइजेस ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स दैट आर ट्रांसफर्ड इनटू सेलुलर ऑर्गेनेल्स इंसिरेटेड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स को और फॉस्फोलिपिड्स को, जो कि ट्रांसफर होते हैं किसमें? सेलुलर ऑर्गेनेल्स में, इंसिरेटेड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो दीज सिंथेसाइज फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स सच एज एस्ट्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरोन। तो ये स्मूथ ईआर जो है वो सिंथेसाइज करता है फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड्स को। स्टेरॉइड्स का एग्जांपल है एस्ट्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरोन्स।
अब नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। इसमें क्या है, मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैकेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन जो कि रिसीव होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट है सिक्रेट फॉर्म करता है सिक्रेटरी वेसिकल्स जो डिस्चार्ज करती हैं प्रोसेस्ड प्रोटीन्स को बाया एक्सोसाइटोसिस इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो फॉर्म करता है सिक्रेटरी वेसिकल्स को जो डिस्चार्ज करती हैं, जो प्रोसेस्ड प्रोटीन है किसके द्वारा डिस्चार्ज करती हैं, बाया एक्सोसाइटोसिस यानी एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन फ्यूज होके तब रिलीज होता है जो हमारा प्रोसेस्ड प्रोटीन है, किसमें, ईसीएफ में। नाउ लास्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है जनरेट करता है एटीपी थ्रू रिएक्शन ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन के द्वारा ये एटीपी जनरेट करता है। इसको पावर हाउस बोला जाता है सेल का। तो आज हमने कवर किए हैं सेल के कुछ पार्ट जो कि हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के सब पार्ट, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी के फंक्शन। So this is all about lecture number 9 of Human Anatomy and Physiology, first of B Pharma, first semester. So I hope you like this video, and if you do, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Pharmcation. And thank you for watching, and thank you for your all love and support.